हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। यह कहानी कैसी तेरी मोहब्बत पार्ट 35 है। चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। फार्म हाउस से निकलते ही अभय की कार एक सुनसान वीरान सी जगह पर आकर रुकती है। बाहर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों ओर जंगली पेड़ और एक पुरानी सी इमारत जो दिखने में किसी गुप्त अड्डे जैसी लग रही थी। अभय बिना एक पल गवाए कार से उतरता है। उसका चेहरा बेहद गंभीर और ठंडा था, मानो आज कोई फैसला होना तय हो। वो सीधे उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है। अंदर की दीवारें मोटी और ऊंची थी, हर तरफ सख्त सुरक्षा व्यवस्था थी, लेकिन उससे ज़्यादा डरावना था वह माहौल जहाँ दूर कहीं से दर्द में डूबी चीखें गूंज रही थी, जैसे किसी को बेरहमी से टॉर्चर किया जा रहा हो। अभय धीरे धीरे अपने किंग साइज चमड़े के चेयर तक पहुँचता है और ठंडे सख्त भाव के साथ उस पर बैठता है। उसका चेहरा इस समय बेहद खतरनाक लग रहा था, सर्द, संदेह भरा और भीतर से गहराई तक सख्त। उसकी आंखों में ना दया थी ना रहम। तभी कुछ भारी कदमों की आवाज़ आती है। उसके बॉडीगार्ड्स कुछ अधमरे लड़कों को घसीटते हुए अंदर लाते हैं और अभय के पैरों के पास फेंक देते हैं। ये वही थे, वही लड़के जो आध्या को किडनैप करके ले गए थे। उनके शरीर से खून बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। कुछ की आंखें नीली पड़ी थी तो कुछ अपनी पसलियों को पकड़कर कराह रहे थे। उनकी हालत देखकर कोई भी पिघल जाए, लेकिन अभय नहीं। वे लड़के हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, साहब माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, जान बख्श दीजिए, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन अभय न सिर्फ एक गहरी सांस ली, बल्कि चुपचाप उन्हें घूरता रहा। उसकी खामोशी उनकी चीखों से भी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। एक सेकेंड के लिए भी उसका चेहरा नहीं बदला। वह वैसे ही ठंडेपन के साथ उन्हें देखता रहा, बिना किसी भावना के, जैसे सामने इंसान नहीं कीड़े पड़े हो। अभय की आंखों में आग सुलग रही थी, उसकी मुठ्ठियां भींची हुई थी। वह अपने पास खड़े एक बॉडीगार्ड की ओर सिर्फ एक छोटा सा इशारा करता है और वह बॉडीगार्ड तुरंत वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में वो लौटता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें तपता हुआ लाल लाल लोहे की रॉड रखा था। उनमें से धुआं उठ रहा था, जैसे वह इंसान को नहीं किसी हैवान को सजा देने आया हो। जैसे ही गुंडों की नज़र उस जलते लोहे पर पड़ी, वे चिल्ला उठे, नहीं साहब नहीं, हमें माफ़ कर दो, मत करो ऐसा। उनकी चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी। उनका खून बहता बदन, सूजी आंखें और कांपते होठ किसी भी इंसान को दया करने पर मजबूर कर सकते थे, लेकिन अभय सिंह राणा कोई आम इंसान नहीं था। उसके जहन में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, आध्या का डरा सहमा चेहरा। उसके आंसू, उसका टूटा हुआ हौसला, उसकी सांसें भारी हो रही थी। गुस्से में उसकी जबड़े की नसें तन चुकी थी। फिर उसकी सख्त आवाज़ कमरे में गूंजी, बोलो, किसने कहा था तुम्हें अभय सिंह राणा की वाइफ को छूना है? जानते थे ना कि मैं अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता। एक पल की चुप्पी और फिर वो अचानक खड़ा हो जाता है और आगे बढ़कर उनमें से एक की तरफ इशारा करता है। यही वे हाथ थे ना जिनसे तुमने मेरी लिटिल परी को छुआ था? गुंडा डर के मारे कांप उठा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। अभय का इशारा पाते ही उसका बॉडीगार्ड झुका और तपते लोहे की रॉड उस गुंडे के हाथ पर रख दी। आह की चीख इतनी भयानक थी कि कमरे की दीवारें तक कांप गई। दूसरे गुंडों ने आंखें बंद कर ली, लेकिन अभय का चेहरा जरा भी नहीं हिला। बोलो, कौन था पीछे, किसके कहने पर? इस बार एक गुंडा कांपते स्वर में बोला, हाँ, हमें 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 एक औरत का फ़ोन आया था। उसने कहा था कि उस लड़की को ख़त्म कर दो, 10 लाख रुपये दिए थे। कौन थी वो औरत? अभय की आवाज़ में अब जहर घुल चुका था। हमें नहीं पता साहब, उसने कहा था अगर काम पूरा किया तो और भी पैसे मिलेंगे, हमें बस अपना काम करना था। अभय के चेहरे पर अब गुस्से के साथ साथ एक सोच भी दौड़ गई, औरत वही औरत होगी। उसने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा और कहा, इन सबको ऐसी सजा दो कि हर सांस ऐसी होनी चाहिए कि मौत की भीख मांगे। फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम सब ने गलत लड़की को हाथ लगाया और अब तुम्हारी जिंदगी की हर सांस सजा होगी। अभय ने बॉडीगार्ड को अंतिम इशारा किया और तेज कदमों से उस कमरे से बाहर निकल गया। इधर जूहू मेंशन की रसोई में हल्की हल्की हलचल थी। आध्या किचन की स्लैब पर खरी सब्जियां काट रही थी, लेकिन उसके हाथ जैसे अपने आप चल रहे थे और दिमाग कहीं और ही भटक रहा था। हर बार जब चाकू सब्जी पर पड़ता, उसकी आंखों के सामने फार्म हाउस का वही पल घूम जाता, कैसे उसने अपने दिल की बात अभय से कही थी
कैसे उसने उसकी आंखों में देखकर उसे किस कर लिया था। सोचते सोचते उसके गालों पर गर्मी सी दौड़ने लगती है। उसने खुद से बुदबुदाया, हे बजरंगबली, ये मुझे हो क्या गया है? मुझे इतनी शर्म क्यों आ रही है? मेरा दिल तो फुटबॉल की तरह उछल रहा है। अब मैं उनका सामना कैसे करूंगी, मिस्टर हस्बैंड का? मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सच में उन्हें किस कर बैठी थी। लेकिन जो भी था वो खुद से हंसकर बोली, बहुत मज़ेदार था। उसी वक्त मिली किचन में आई और आध्या के बदलते हुए चेहरे को गौर से देखने लगी। क्या बात है दी, आज आपके चेहरे का रंग कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आध्या ने झेपते हुए जल्दी से नजरें चुराई और बात टालने की कोशिश की। क्या मतलब? मैं तो हमेशा ऐसी ही दिखती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, बस आज आपके गोरे गाल हल्के हल्के गुलाबी हो रखे हैं, वैसे ही जैसे कोई शर्म से होता है। मिली ने आंख मारते हुए चुटकी ली। आध्या हंसते हुए उसे घूरने के लिए पलटी ही थी कि उसका दिल एक पल के लिए ठहर गया। किचन के दरवाजे पर अभय टेक लगाए खड़ा था। उसकी आंखों में वही मीठी सी मुस्कान, वही गहराई, वही सुकून और आध्या को एकटक निहारता हुआ। आध्या के हाथ एकदम रुक गए। उसने एक पल में नजरें झुका ली और हल्का सा घबराकर दूसरी ओर मुंह कर लिया। उसके दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग रही थी। मिली ने यह नज़ारा देखा और मुस्कुराते हुए चुपचाप बाहर निकल गई। अब इन दोनों की प्राइवेसी में टांग अड़ाना तो गुनाह होगा। उसके जाते ही अभय ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और आध्या के पीछे आकर खड़ा हो गया। आध्या की सांसें तेज हो गई थी। वो महसूस कर सकती थी कि वह उसके बेहद करीब था। उसने अपनी आंखें कसकर भींच ली, मानो इससे उसका दिल शांत हो जाएगा। लेकिन वह आहट, वह साया, वह सांसें उसके इतने करीब थी कि अब वो ज़्यादा देर खुद को रोक नहीं पा रही थी। अभय ने बेहद धीमी आवाज़ में कहा, कुछ कहोगी नहीं मिसेज राणा? अभय के मुंह से मिसेज राणा सुनकर एक अलग ही आध्या को खुशी हो रही थी। उसके पेट में गुदगुदी होने लगी। अभय ने अपने मजबूत हाथों से धीरे धीरे आध्या की कमर के पीछे हाथ रखकर उसका स्पर्श किया। उसकी उंगलियां बहुत हल्के से उसके पेट पर घूमने लगी। आध्या के जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ गई। वो झट से घूमकर अभय के सीने में चेहरा छुपा लेती है, जैसे उसकी हर धड़कन अब वहीं से चल रही हो। उसने झुककर उसके कान के पास बड़ी नरमी और गहरी सरगोशी में कहा, इतना शर्माओगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अब तुमसे यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर प्यार करना चाहता हूँ। उसने दोनों हाथों से कसकर अभय को जकड़ लिया, जैसे उस सुकून को कभी खोना ना चाहती हो। वो अब भी उसका चेहरा सीने में छुपाए थी। उसकी शर्म जैसे उसका चुपचाप इकरार बन गई थी। अभय का उसका यूं सिमटना बेहद प्यारा लग रहा था। उसने जीवन में बहुत कुछ देखा था, राजनीति, ताकतें, चालें और नफरतें, लेकिन ऐसा मासूम, प्यारा और सच्चा एहसास वो पहली बार महसूस कर रहा था। उसने हल्के से आध्या का चेहरा अपने सीने से अलग किया। नज़रों से देखा तो उसका चेहरा गुलाब सा खिल गया था। पलकों पर कपकपाहट थी और होठ हल्के से काँप रहे थे। आध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह जानती थी कि कुछ होने वाला है, पर उस कुछ से वह पल की उस पवित्रता में डूबी हुई थी। अभय झुका और उसके होठों को बेहद नरमी से छू लिया। एक छोटा, सच्चा, बेहद इज्जत भरा स्पर्श, और बिना कुछ कहे वो वहाँ से चला गया। आध्या ने कुछ पल अपनी आंखें बंद रखी। उसकी महक, उसकी गर्म सांसें सब अभी भी उसके पास थी। जब आंखें खोली तो अभय वहाँ नहीं था। एक मायूस सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। क्या मिस्टर हस्बैंड, माना कि मुझे शर्म आ रही थी, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप ऐसे चुपचाप चले जाएंगे। उसने खुद के सिर पर हल्की सी चपत लगाई। आध्या, अब शर्माना बंद कर। अब तुम मिसेज राणा हो। और फिर वो अपनी गालों की गर्मी को छुपाती हुई खुद को संभालकर दोबारा काम में लग गई। लेकिन अब उसका चेहरा और भी ज़्यादा खिला हुआ था, क्योंकि उसका दिल अब सिर्फ धड़क नहीं रहा था, वह किसी के लिए धड़क रहा था। इधर कॉन्फ्रेंस रूम में एक अजीब सी गंभीरता पसरी थी। टेबल के चारों ओर अभय, सौर, संजय जी, लकी और राघव बैठे थे। संजय जी ने भारी स्वर में पूछा, तुम्हें किस पर शक है अभय? वो औरत कौन हो सकती है जो आध्या की जान लेना चाहती है? और मेघना, वह उसके साथ क्यों मिली हुई है? अभय कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, मेघना की मनसा मुझे लेकर है। वो मुझे पाना चाहती है और इसलिए वो किसी से भी हाथ मिला सकती है, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। लेकिन असली खतरा मेघना नहीं है चाचू। तभी सौर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर भाई असली खतरा है कौन? अभय ने एक लंबी सांस ली।
उसकी आंखों में झलकता था एक बूझा हुआ दर्द और एक सुलगता हुआ शक। जो औरत आध्या को रास्ते से हटाना चाहती है वो अपने किसी गहरे राज को छुपाना चाहती है, ऐसा राज जिसका कनेक्शन आध्या से जुड़ा है। राघव फौरन बोला, लेकिन ऐसी कौन हो सकती है? अगर देखें तो हमारे घर में सिर्फ दो औरतें हैं, माँ और बड़ी माँ। संजय जी ने धीमे स्वर में कहा। क्या हमें उन पर शक करना चाहिए अभय? अभय की निगाहें मेज पर टिकी थी, लेकिन उसकी आंखों में खेलती थी एक अजीब सी गहरी मुस्कान, जैसे कि वह नाम जानता हो, जैसे कि वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। संजय जी ने फिर धीरे से पूछा, कौन है वो अभय? अभय ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ठंडी आंधी थी। जिस दिन उस औरत का नाम जुबान पर लाया, तूफान उठेगा और मैं उस तूफान में सब कुछ खत्म कर दूंगा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। वहां से निकलकर अभय फिर अपने केबिन में चला गया। अभी वो ऑफिस के काम में डूबा था। लैपटॉप की स्क्रीन पर झुके हुए फाइलें और रिपोर्ट्स के बीच उसकी नज़रें बार बार घड़ी की ओर उठती है। रात के 8 बज चुके थे, लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर जुहू मेंशन में आध्या बैल्कनी में खड़ी थी। ठंडी हवाएं उसके बालों को उड़ा रही थी। दूर बिजली चमक रही थी। शायद बारिश आने वाली थी, लेकिन आध्या का मन किसी और तूफान में उलझा हुआ था। वो अपनी ही सोच में डूबी थी। वो सोचती है, जब उसकी और मिली की बात हुई थी तभी मिली ने पूछा था, दी आपको किसी ने किडनैप क्यों करवाया होगा? किसी को आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है? आध्या बोली, मालूम नहीं मिली, मैं खुद हैरान हूँ। उन किडनैपर्स की बात सुन रही थी। वो किसी औरत के बारे में बात कर रहे थे, पर कौन औरत और क्यों मुझसे दुश्मनी? मिली हैरान होते हुए बोली, आप तो किसी से ज़्यादा मिलती जुलती भी नहीं है दी, लेकिन क्या आपने जीजू से इस बारे में बात की? आध्या संकोच से भरी हुई थी। नहीं, पर शायद करनी चाहिए। मिली कुछ पल चुप रही, फिर सोचते हुए बोली, दी मुझे कुछ और भी अजीब लगता है जीजू की फैमिली में। मैंने नोटिस किया है, जीजू की फैमिली और उनकी बुआ आभा कपूर और राकेश कपूर, उनमें कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों जैसे अलग अलग ध्रुवों पर हैं, दोनों अलग अलग पार्टियों से खड़े हैं, और इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ अलग ही होने वाला है। आध्या आश्चर्य से पूछी, मतलब राणा फैमिली और कपूर फैमिली में पुरानी दुश्मनी है? मिली बोली, लगता तो ऐसा ही यदि, और तीसरी पार्टी भी है इस बार, लेकिन उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा। कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी जीत गई तभी वो खुद सामने आएंगे। मिली की बातें सोचते हुए आध्या का मन राकेश कपूर पर जाकर अटक गई। पता नहीं क्यों जब मैं पहली बार राकेश अंकल से मिली थी तो ऐसा लगा जैसे जैसे कि मैं उन्हें जानती हूँ। कोई कनेक्शन है जो समझ में नहीं आता है। मुझे मिस्टर हस्बैंड से उनकी फैमिली के बारे में जानना चाहिए। मिली तो सबसे हूँ, लेकिन किसी को अच्छी तरह से जान नहीं पाई हूँ। अचानक आध्या को लगा जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो। वह चौंकी और मुड़ी। सामने अभय खड़ा था। उसकी गहरी आंखें सीधे उसे ही देख रही थी। आध्या थोड़ी सकपका गई। आप कब आए मिस्टर हस्बैंड? अभय हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तुम अपने ख्यालों में खोई हुई थी। अभय ने धीरे से उसके चेहरे से कुछ बाल हटाए जो हवा में उड़कर उसकी आंखों में आ गए थे। वह उसके कान के पीछे उन्हें सलीके से लगाता है। आध्या की धड़कन तेज हो गई थी। उसके पेट में हल्की सी गुदगुदी सी हुई। अभय आंखों में शरारत लिए बोला, आइसक्रीम खाने चले? आध्या चौंकते हुए, सच में? लेकिन रात के 9 बज चुके हैं और मौसम भी। तभी अभय बिल्कुल शांत लहजे में कहा, उसकी टेंशन मत लो, तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? आध्या हैरान होकर सोचती है, यह बात मैंने तो कभी नहीं बताई, फिर इन्हें कैसे मालूम? पहली बार अभय ने कोई ऐसी पेशकश की थी। आध्या की आंखों में सवाल भी थे और कहीं गहराई में एक छोटी सी खुशी भी। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मिली को भी अपने साथ ले चले, उसे भी आइसक्रीम बहुत पसंद है, आध्या बोली। तभी अभय उसे घूरते हुए बोला, पूरा परिवार साथ में ले चलूँ क्या? डिनर करके ही लौटेंगे। उसकी आवाज़ में थोड़ी नाराजगी छुपा था। आध्या उसकी बात समझ गई थी। अभय ने उसे अचानक खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और नरम लहजे में बोला, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई तीसरा हो, ना तुम्हारे अपने ना मेरे। जब मैं और तुम साथ हो तो तुम्हारे ख्यालों में भी कोई और नहीं होना चाहिए। आध्या ने एक मासूम बच्चे की तरह सिर हिलाया और धीमे से बोली, ठीक है, अब मैं चलूँ रेडी होने? अभय के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई।
थोड़ी देर बाद आध्या रेडी होकर नीचे आई और दोनों साथ में कार में बैठकर निकल पड़े। आज पहली बार वो अभय के साथ ऐसे किसी आउटिंग पर जा रही थी। बिना नफरत, बिना टकराव, सिर्फ उनके बीच की नजदीकियां थी। पहले जब भी साथ गए थे तब बहसों, गलतफहमियों और कटुता से भरा होता था हर लम्हा, लेकिन आज कुछ बदला बदला था, जैसे हवा में कोई नई मिठास घुल गई हो। अभय को अभी वो दिन याद था जब उसने आध्या को सौर्य के साथ आइसक्रीम खाते देखा था और मन में एक टिस उठी थी कि कहीं आध्या उससे दूर ना हो जाए। पर आज आध्या ने सब साफ कर दिया था, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उसी याद ने आज अभय के चेहरे पर फिर से वही मीठी मुस्कान लौटा दी। कार की खिड़की से आध्या बाहर झांक रही थी। मौसम आज जैसे उसका अपना था, ठंडी हवा, हल्की नमी और कुछ दिल को छूती सी बात। वह चुपचाप कभी कभी तिरछी नजरों से अभय को देखती, जो पूरी शालीनता से गाड़ी चला रहा था। अचानक कार एक जगह आकर रुकी। आध्या ने हैरानी से पूछा, हम यहाँ रुकेंगे? अभय ने सिर हिलाया, और नहीं तो क्या, कहीं और आइसक्रीम खानी है? पर आपको कैसे पता कि मुझे यह जगह पसंद है? आध्या की आंखों में आश्चर्य और खुशी की चमक थी। अभय मुस्कुराया, धीरे से उसकी नाक को छेड़ते हुए बोला, इतने सवाल मत पूछो लिटिल परी, वरना आइसक्रीम पिघल जाएगी। दोनों मुस्कुरा उठे, फिर कार से उतरकर आइसक्रीम स्टॉल की तरफ बढ़ गए। जहां कभी अनकहे जज्बात थे, आज खुलकर महसूस होने वाली मोहब्बत थी। आध्या मुस्कुराकर अभय की तरफ देखती है और पूछती है, आप नहीं आएंगे? अभय वही कार के पास खड़ा रहकर सिर हिलाता है, नहीं, बस तुम्हें देखूंगा। उसके लहजे में ऐसा सुकून था जैसे वो वाकई सिर्फ आध्या को देखना चाहता हो। आध्या हल्के से मुस्कुराई और स्टॉल की तरफ बढ़ गई। वह अपना फेवरेट चॉकलेट हेजलनट आइसक्रीम लेकर वहीं पास में खड़ी होकर खाने लगी। अभय की नज़रें लगातार उस पर टिकी थी, उसके हर छोटे से एक्सप्रेशन, हर मुस्कान को जैसे वो अपने दिल में उतार रहा था। वह खुशी जो आध्या के चेहरे पर थी, वही सुकून बनकर अभय की सांसों में उतर रही थी। उसी पल आसमान से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। लोग इधर उधर छत की ओट लेने भागने लगे, कुछ अपनी गाड़ियों में दुबक गए। अभय ने चिंतित होकर आवाज लगाई, लिटिल परी, चलो अंदर आ जाओ। लेकिन जैसे आध्या को उसकी आवाज सुनाई ही ना दी हो, वह वहीं खड़ी रही, अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथ फैला दिए। उसका चेहरा ऊपर उठा था और बारिश की नन्ही बूंदें जब उसके चेहरे से टकराई, वह मुस्कुरा उठी। उस पल में वो किसी नज़्म जैसी लग रही थी, मासूम, बेपरवाह और बेहद प्यारी। अभय ठिठक गया। वह पल उसे भीगने से ज़्यादा उस लड़की को जीने देने का था। वह खुद से बड़बड़ाया, कैसे कर लेती हो तुम ऐसा, मेरी धड़कनों को इतनी आसानी से चुराना। बारिश का उस पल में अभय ने जब देखा कि आध्या उसकी आवाज़ पर नहीं रुक रही है, तो वह तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा। वो अब भी दोनों हाथ फैलाए बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसकी आंखें बंद थी, होठों पर मुस्कान, जैसे वो उस पल को अपनी रूह में समेट लेना चाहती हो। अभय उसके सामने आकर कुछ पल रुका। उस मासूम चेहरे पर जो बेफिक्री, वह बालों की लटें जो उसके गालों से चिपकी हुई थी, वह आंखें जो अब धीरे धीरे खुल रही थी, सब कुछ जैसे समय को थामे हुए था। पागल हो क्या, बीमार पड़ जाओगी, चलो अब, वो धीरे से बोला। इतनी सुकून की बारिश बहुत दिनों बाद मिली है, भीग लेने दीजिए ना, आध्या ने नज़रें झुकाकर कहा। अभय उसे अब पलक देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। वो अचानक उसके सीने से जा टकराई, उसकी सांसें थमी, दोनों की आंखें मिली। बारिश की हल्की बूंदें उनके चेहरे को छूती रही। जब भी तुम मुस्कुराती हो, लगता है कि बारिश सिर्फ तुम्हारे लिए आई है, अभय ने उसकी ठंडी हथेलियां अपने गर्म हाथों में थामते हुए कहा। आध्या ने नज़रें चुराते हुए कहा, आप बहुत बदल गए हैं मिस्टर हस्बैंड, पहले इतने सॉफ्ट कहाँ थे? शायद तब कोई ऐसा नहीं था जो मुझे बदलने लायक हो। अभय की लहजे में सच्चाई थी। एक पल की खामोशी थी, फिर उसने अपने हाथ से आध्या के गाल से बारिश की बूंदें पोंछ दी। आध्या की सांसें तेज थी, लेकिन उसने खुद को नहीं हटाया। अभय ने धीरे से पूछा, क्या अब भी मुझसे डरती हो? आध्या की नज़रें उठी, अब डर नहीं लगता, अब सिर्फ दिल धड़कता है आपके लिए। अभय हल्का मुस्कुराया और उसका हाथ थामकर धीरे से झुक गया। उसके माथे पर एक नरम सा चुंबन रखा। अभय ने जब अचानक अपनी नज़रें उठाकर आसपास देखा तो आसपास के लोग उन्हें ही देख रहे थे।
और आपस में उन्हें लेकर बातें कर रहे थे। आध्या की सिल्की साड़ी उसके तन से चिपक गई थी। उसके गीले बाल गर्दन पर लहराते हुए उसे और भी हसीन बना रहे थे। कुछ लड़कों की निगाहें आध्या पर टिकी थी, जो अभय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो बिना कुछ कहे उसे झट से अपनी बाहों में उठा लिया। मिस्टर हस्बैंड, आध्या चौंकी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और शर्म भी। अब बस और नहीं, तुम्हें ऐसे कोई और देखे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने गाड़ी की ओर कदम बढ़ाए और उसे जाकर कार की सीट पर बैठा दिया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट की। प्लीज़ मिस्टर हस्बैंड, थोड़ी देर और, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश, ये ठंडी हवाएं और आपका साथ। आध्या ने नज़रें झुकाते हुए धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अभय ने सख्त लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। नहीं होगी, वो मासूमियत से बोली। मैं वादा करती हूँ, बस थोड़ी देर और, प्लीज़। अभय ने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे स्वर में बोला, ठीक है, लेकिन इस बार तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हें मेरे सिवा कोई और ना देख सके। इतना कहकर उसने एक्सीलेटर दबाया। आध्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसी जगह? वो हल्के से मुस्कुरा कर बोली, कहाँ है वो? अभय की आंखों में शरारत और प्यार की मिली जुली चमक थी। जहाँ सिर्फ हम होंगे और हमारी ये मोहब्बत। अभय ने अपनी कार फार्म हाउस की ओर मोड़ दी। रास्ता चुप था और बारिश की बूंदें खिड़की पर नजाकत से टपक रही थी। आध्या चुपचाप बैठी थी, पर उसकी आंखों में हलचल साफ झलक रही थी। जैसे ही कार फार्म हाउस के गेट पर रुकी, आध्या की सांसें अनायास ही तेज हो गई। वही जगह, वही एहसास। सुबह की बात याद आते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। जैसे वो दोनों बाहर निकले, हल्की हल्की बारिश तेज हो चुकी थी। आध्या छत की ओर भागने लगी, लेकिन तभी अभय की आवाज़ उसके कानों में सरगोशी बनकर घुली। इतनी जल्दी क्यों भाग रही हो? तुम्हें जाने की इजाज़त अभी नहीं मिली है। आध्या ठिठक गई। उसकी पीठ की ओर से अभय की गर्म सांसें उसे छू रही थी। उसने धीरे से पलटकर अभय की ओर देखा और फिर शर्माकर पलकें झुका ली। बारिश अब और भी घनी हो चुकी थी। आध्या ने दोबारा कुछ कहने की कोशिश की, मगर अभय पहले ही उसके करीब आ चुका था। उसने अपनी उंगलियों से आध्या के गीले बालों को उसके चेहरे से हटाया। उस स्पर्श में इतनी नरमी थी कि आध्या की सांसें अनकंट्रोल होने लगी। बारिश, लेकिन इतनी गर्म क्यों लग रही है? आध्या फुसफुसाई। अभय ने उसकी नज़रों में देखते हुए धीरे से उसके होठों पर अंगूठा फेरा, जिससे आध्या की एक सिसकी निकल गई। वो पलकों को भिजकर बंद कर गई। अभय ने उसके माथे पर एक कोमल चुंबन लिया, फिर उसकी आंखों पर, और जब आध्या ने खुद को उसकी बाहों में समर्पित कर दिया तो उनके होठ एक दूजे से मिल गए। जब दोनों की सांसें उखड़ने लगी तो अभय ने उसे छोड़ा। आध्या शर्म से उसे दूर जाकर खड़ी हो जाती है। आध्या की साड़ी से टपकती बारिश की बूंदें जैसे उसके बदन पर नहीं, अभय के दिल पर गिर रही थी। वह उसकी ओर खींचा चला आ रहा था, नजरों में वही मासूम सी जादू और लबों पर एक मौन स्वीकार। तुम्हें पता है, तुम्हारी ये खामोशी मुझे भीतर तक बेचैन कर देती है, अभय ने धीमे स्वर में कहा। आध्या की नजरें अब भी झुकी थी, होठ कांपे पर कुछ बोली नहीं। अभय ने उसके चेहरे की गीली लटों को पीछे किया और उसकी आंखों में उतर गया। उसकी उंगलियां आध्या के गाल से होते हुए उसकी ठुड्डी टकाई और फिर बहुत ही नरमी से उसे ऊपर देखने को मजबूर किया। वह पल जैसे वक्त थम गया था। अभय को अपना गला उस बारिश में भी सूखता महसूस हुआ। वह आध्या को अपनी गोद में उठाया और धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा। उसकी बाहों में खुद को समेटे आध्या की धड़कनें तेज थी। कमरे में आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया। अब यह सिर्फ उनका संसार था, जहाँ कोई रोक नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी, सिर्फ प्यार था, जुनून था। धीरे से उसने आध्या को बेड पर लिटाया। उसके भींगे बाल तकिए पर फैल गए। अभय उसके पास बैठा और अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर ठहरी बारिश की बूंदें हटाने लगा। आज कुछ मत कहना, उसने धीमे से कहा, बस मुझे महसूस होने दो। आध्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब अभय ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी पलकों पर चुंबन दिया तो वह कांप सी गई। फिर उसकी नाक, गाल और गर्दन तक अभय की सांसें सरकने लगी। धीरे धीरे अभय ने उसका पल्लू हटाया। आध्या ने उसकी कलाई थाम ली, उसकी आंखों में झांका। कोई डर नहीं था, कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ एक मौन स्वीकार थी। उसकी सांसें कह रही थी कि मैं आपकी हूँ पूरी तरह से। अभय ने झुककर उसे फिर से चूमा, इस बार लंबे, गहरे और सच्चे एहसास से। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझ गई। उसकी उंगलियां आध्या की कमर पर चल रही थी और उसका शरीर हर स्पर्श पर पिघलता जा रहा था।
उनके जिस्म के बीच कोई दूरी नहीं बची थी, सिर्फ गर्माहट, चाहत और वह अनकही मोहब्बत थी जो अब हर हद लांघने को बेताब थी। रात चुप थी, लेकिन कमरे में मोहब्बत की खामोश सरगोशियां गूंज रही थी। बाहर की बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन भीतर अब एक और तूफान उठ चुका था। क्या होगा कहानी में आगे? अब कौन सा नया मोड़ लेगा यह कहानी? यह हम सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।